बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपको मेरे साथ एक और शख्सियत नज़र आ रही होगी। मैं आपसे इनका तारुफ़ कराता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, काफ़ी अरसे बाद मेरे शहर में आए तो मैं इनको घेर कर ले आया। फ़नून लतीफ़ा पर बिलखुसूस मौसीकी और बड़े सग़ीर की फ़िल्मों पर इनकी गहरी नज़र है और इनसे अक्सर हमारी आपस में गुफ्तगू रहती है। फ़िल्मों के हवाले से काफ़ी लंबी नशिस्त हो जाती है। तो ये अपना तारुफ़ ख़ुद कराएं या मैं करा दूँ? मुमताज़ हुसैन साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने मेरा तारुफ़ तो करवा दिया कि मेरे दोस्त हैं। वो तो है, लेकिन जी, आप मतलब फ़िल्मों की मौसीकी से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं या अदाकारी से? दोनों से जनाब। फ़नून लतीफ़ा में वैसे तो लोग, दानिश्वर लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब पे पूरी तरह जो है इंसाफ़ कर पाया हूँ अपनी ज़िंदगी में जब से मुझे ये शौक़ हुआ है। जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि फ़िल्में मैं देखता हूँ, अपनी भी देखता हूँ, हमसाया मुल्क की भी देखता हूँ। मेरा ये शुरू से यकीन रहा है कि उनकी फ़िल्म उनकी नहीं होती, हमारी फ़िल्म हमारी नहीं होती, ये हम सब की होती है। लेकिन एक बारीक लकीर तो है ना दरमियान में। देखिए, वो तो रहेगी, उसको तो हम तस्लीम भी करते हैं दिल से कि हम अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। शनाख्त के होते होते लेकिन एक थोड़ा सा हमारे साथ एक मसला भी है ना कि हमारी ज़ुबान एक है। मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि ये एफएम रेडियो भी चलाते रहे और इनकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी थी। वो तजर्बा कैसा रहा आपका? ये रेडियो से तो मुझे जो है ना, अभी मैं चलाता रहा नहीं, मैं करता भी हूँ अभी भी। और उसमें ये है कि बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लेट ये काम शुरू किया था। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अवाइल जवानी से ये काम, रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके साथ या लोगों के साथ मैंने कुछ शेयर किया, उसमें मुझे मज़ा भी आता था और मुझे ये खुशी भी मिलती थी कि मेरे पास कोई थोड़ी सी अगर कोई मालूमात हैं और वो किसी को पहुंच जाती हैं और वो कहते हैं यार मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। अच्छा, अब बात करते हैं फ़िल्मों की मौसीकी पर। जी, आप पाकिस्तानी मौसीकारों में किस को पसंद करते हैं और रेटिंग के लिहाज से आप कैसे रखते हैं मौसीकारों को, पाकिस्तानी मौसीकार? इस मौसीकी एक ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी। हमारी ये बदकिस्मती रही है कि हम जब जवान होते हैं किसी भी दौर में, तो हम अपनी मौसीकी की तरफ, ये आपको भी पता होगा, एक हकीकत है, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब शऊर थोड़ा सा आना शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान तो इस मामले में, यानी मौसीकी के मामले में, बहुत ही रिच कल्चर रखता है। पाकिस्तान के पास वो नायाब हीरा हर दौर में रहा है जिसने compete ही नहीं किया, अपनी बर्तरी साबित की है। नहीं, स्पेसिफिकली किस मौसीकार को आप उसका ज़िक्र करेंगे कि इसमें ये क्वालिटी थी या इसकी मौसीकी दिल पे असर करती थी ज़्यादा? वैसे तो सारे ही एक लड़ी हैं फूलों की, आप किस को ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए जी, एक तो अगर हम ज़रा पीछे चले जाएं, पाकिस्तान जब बना तो एक मौसीकार थे, आपने नाम सुना होगा, बल्कि मैंने आपका एक व्लॉग भी देखा था, नाशाद। बहुत ही बड़े, और मुझे आपके व्लॉग से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ मेरे इल्म में। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुझे नहीं पता था, इतना थोड़ा बहुत पता था। उस व्लॉग के बाद मैं हैरान रह गया कि यार ये हम लोग, और अपने आप पे थोड़ा सा मुझे मायूसी भी हुई, अपने जैसे बहुत सारे लोगों, कि यार ऐसे ऐसे लोग हमारे दरमियान में रहे हैं जिनका नाम भी अगर किसी ने सुना हुआ है, लेकिन हम उनको परख नहीं पाए कि वो और किस सतह के लोग। इनके साथ ट्रेजेडी ये है कि नौशाद और नाशाद को अक्सर लोग एक ही समझते हैं। एक ही समझते और हैं। नौशाद साहब ने मतलब शौकत अली के नाम से अपने फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ किया था, लेकिन इस नाम से उन्हें पजीराई नहीं मिली तो उन्होंने शौकत सिद्दीकी नाम रखा, लेकिन उस पर भी उनको पजीराई नहीं मिली। नहीं मिली। तो फिर इनको ये नाम दिया था नक्शब ने। अच्छा। नक्शब बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, तो वो नौशाद साहब के पास गए, एक फ़िल्म बना रहे थे कि मुझे नगमा अच्छा। नगमा फिल्म बना रहे थे इंडिया में। तो नौशाद साहब ने इनकार किया, बल्कि सॉरी किया कि मेरे पास टाइम नहीं है। इन्होंने बड़ी मेहनत की नक्शब ने, लेकिन नौशाद साहब राज़ी नहीं हुए।
तो नक्शब जब वहाँ से खड़े हुए तो मुस्कुरा कर नौशाद से कहा कि नौशाद साहब ठीक है, आप मेरी फिल्मों में मौसीकी ना दें लेकिन नाम आपका ही चलेगा। दोस्तों वो गीत सुन लीजिए। ये शौकत अली की मौसीकी थी। वाह, ये जो तलत महमूद की आवाज़ में आपने गीत सुना, और पाकिस्तान यानी में भी शौकत अली से मुराद आपकी नाशाद साहब। नाशाद, नाशाद बहुत बड़ा नाम जी, बहुत बड़ा नाम। और ये वो नाम है कि जैसा कि मैंने अपनी कोताही का जिक्र किया कि नाशाद साहब के बारे में मुझे थोड़ा इल्म था आपके व्लॉग से, और उस आपके व्लॉग से मुतासिर होके फिर मैंने थोड़ी और उस पर रिसर्च की। मुझे एक ऐसी कैफियत थी कि यार ये मुझे पता ही नहीं है, और 10 मिनट के व्लॉग में मैंने सोचा, आपके व्लॉग की बात कर रहा हूँ, कि मैंने सोचा कि हो सकता है और भी ज़्यादा मुझे मालूमात मिले, मैं ज़रा उस पर थोड़ा टाइम दूँ। तो मैं तो हैरान परेशान रह गया। इस पाए के मौसीकार हमारे दरमियान मौजूद थे। वैसे एक बात है, उस दौर में हम तो नहीं थे ना, हमारे लोगों का उस दौर के लोगों का फ़र्ज़ बनता था कि उनका जिस तरह मर्तबा मकाम बनता था उनको दिया जाता। एक तरह से गुमनाम ही रहे ना, इतने बड़े मौसीकार, मैं तो इसको गुमनाम ही कहूँगा ना जी। अच्छा, बात हो रही थी कि मास्टर गुलाम हैदर की, बहुत बड़ा नाम जी। और मैं आवाज़ जब से मौसीकी का थोड़ा बहुत कुछ पाकिस्तानी मैंने सुनना शुरू किया था ना, बहुत बड़ा नाम था। और उसके बाद बहुत से नाम आते हैं। यकीन कीजिए मैं मौसीकी में नामों की अहमियत से इनकार नहीं करता, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे किसी और का गाना अच्छा, जिसको लोग इतना जानते नहीं या जानते हैं तो इतना मानते नहीं हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मैं अपनी जवानी में एम अशरफ साहब से बहुत मुतासिर रहा हूँ, और बाद में मुझे पता चला कि एम अशरफ साहब का घराना तो बहुत ऊंचा घराना है। ये ताफू ब्रदर्स पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री, जो फिल्मी गानों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरी सोच के मुताबिक अगर 4 पिलरों पे खड़ी थी ना या खड़ी है, तो उसमें 1.5 या 2 पिलर ताफू घराने के शामिल। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त आपने अच्छा नाम लिया एम अशरफ का। क्या बात है जी। एम अशरफ की मौसीकी में एक ज़रा थोड़ी सी उनकी एक धुन सुन लेते हैं ताकि उनका तारुफ हो जाए। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बरे सग़ीर में मौसीकारों की और अदाकारों की। बिलखुसूस हमारा आज का टॉपिक मौसीकी पर है। अच्छा मुमताज़ साहब, मदन मोहन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। एक शानदार मौसीकार मदन मोहन, पहले तारफ़ कर लेते हैं, उनकी मौसीकी सुन लेते हैं। ये दुनिया, ये महफिल। जी, मदन मोहन को आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मैं तो आशिक हूँ मदन मोहन का। आप अपनी बताएं। आपको याद है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं ना जी, इसमें छुपाने वाली क्या बात है भाई साहब। आप और मेरी एक बहस रहती थी कि मदन मोहन बड़ा मौसीकार या नौशाद साहब बड़े मौसीकार। मैं नौशाद साहब पे अटका होता था, आप मदन मोहन के डाई हार्ड किस्म के फ़ैन। गो के हम दोनों अपनी अपनी पसंद के बावजूद दूसरे नाम का भी एहतराम करते थे। लेकिन मैंने अब आके जी, इनके कहने पे नहीं, ये आप ना समझिएगा, मुझे लगता है कि मदन मोहन साहब के पास रेंज का मतलब ये कि जो हमें चीज़ें दी लोगों ने, अच्छी चीज़ें दी, उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मदन मोहन का नाम थोड़ा सा आगे आएगा। मैं नौशाद साहब की जो है ना ज़रा भी हक तलफी नहीं कर रहा। वो अब बेजू बावरा का जी वो गाना है, क्या बात है। बेजू बावरा की सारी मौसीकी ज़रा सुन लें आप, थोड़े थोड़े उनके झलकियाँ आप सुन लें कि आपको पता चले कि नौशाद साहब क्या चीज़ थे। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। जी, बेजू बावरा, वो अभी आपने उसका गीत सुन, रफ़ी की आवाज़ में जो गीत सुन रहे थे, शानदार मौसीकी है। लेकिन आप कंपैरिजन किस तरह करेंगे नौशाद को और मदन मोहन को? क्या फ़र्क है इनमें? आपको एक बात बताऊं, अगर आपके दिल को लगे, आप लोगों के दिल को भी लगे, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जिन पे बात करते वक्त हमें अपने गिरेबानों या अपनी औकात में को देखना चाहिए कि क्या हम उस काबिल भी हैं कि उस पर बात कर रहे हैं। बहरहाल ये होती रहती है महफिलों में, बैठकों में, ये शुरू से चलता आ रहा है। अब नौशाद साहब की और मदन मोहन साहब की बात हो रही है। भाई साहब पूछ रहे हैं कि आपको कंपैरिजन करें कुछ। नंबर 1, मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ। अब एक आर्ग्यूमेंट रखता हूँ छोटा सा, आप दोस्तों के सामने भी और आप ज़ुबैर साहब आपके सामने भी। वो ये है कि अगर ये जो आपने गाना सुनवाया, ओ दुनिया के रखवाले, और मैंने इससे पहले बात की है रेंज की भी, पूरे मदन मोहन की मौसीकी में इस लेवल का गाना तो मुझे कोई नज़र नहीं आता, नहीं नज़र आता, आपको भी नहीं आता होगा। उसके करीब नज़र आते होंगे, लेकिन ये गाना अब एक मेराज पे है जिसको अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर सका चैलेंज। अच्छा, रेंज की मैंने बात की, वो मदन मोहन ने हमें बहुत ज़्यादा दी है, तो दोनों तरफ से ग्रेट्स हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं, ये हमें इखलाकी तौर पे अगर ना सही, एक अपने एक फ़ैन के होने के तौर पे कि आप कह सकते हैं जी फ़लाँ ज़्यादा बेहतर लगता है, मुझे फ़लाँ ज़्यादा बेहतर लगता है। बात यह है कि इसको मैं अपने अल्फाज में यूँ बयान करूँगा कि नौशाद साहब क्लासिकल के बादशाह थे, क्लासिकल धुनों के। वो ज़्यादातर मुश्किल धुनें बनाते थे, उनसे थोड़ा कनी भी कतराते थे गुलूकार कि नौशाद साहब बहुत मुश्किल मौसीकी बनाते हैं, जबकि मदन मोहन ने उसी मुश्किल मौसीकी को आसान करके हमारी समातों तक पहुंचाया। एक और मौसीकार का हम यहाँ नाम लेना पसंद करेंगे, वो थे अनिल बिस्वास, उनके भी कुछ गीत हैं। और सलील चौधरी का एक नगमा है, वो ज़रा सुन लीजिए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे तो जाने। जी, ये नगमा सलील चौधरी की मौसीकी में था, तो तलत महमूद की आवाज़ थी। देखिए, हम अलग अलग नहीं कर रहे कि ये अच्छा है वो बुरा है, बिल्कुल सही। ये बेटे हैं एक बाप के, अपने गुनों की वजह से कोई बेटा ज़्यादा अच्छा लगता है और कोई कम अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हमारी बातचीत चलती रहेगी। तो अब वापस आते हैं अदाकारी की तरफ। अब ज़ुबैर साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं आप 2 मिनट लूँगा। आपकी बात मौसीकी की हो रही है ना जब, तो जैसा मैंने पहले आपसे शुरू में इंट्रो में कह दिया था कि मौसीकी का कोई वक्त नहीं होता जी। ये मैंने औरों से भी सुना, तो मैंने ये अपनी फीलिंग बयान कर रहा हूँ कि मुझे अगर मदन मोहन के उस दौर के कोई गाने अच्छे लगते हैं, मैं कहता हूँ अल्टीमेट म्यूज़िक है ये। लेकिन नहीं सर, मौसीकी एक ऐसी चीज़ है, मेरे दोस्त, आपके व्यूअर्स, मेरे दोस्त सुन रहे होंगे कि बाज़ दफ़ा आप एक ऐसा गाना सुन रहे होते हैं, पता नहीं किस मुल्क का होता है, किस ज़ुबान का होता है, वो आपको मज़ा आ रहा होता है, यहाँ लग रहा होता है, आपको पता भी नहीं है कि वो मैक्सिकन है, वो स्पेनिश है, लैटिन अमेरिकन है, कहाँ का वो गाना है, लेकिन वो मौसीकी बड़ा मज़ा दे रही होती है आपको। इसी तरह मौसीकी की ना कोई ज़ुबान है, मौसीकी बननी अच्छी चाहिए जी। और ये जो कहते हैं ना कि वेस्टर्न म्यूज़िक अलग है, ईस्टर्न म्यूज़िक अलग है, नहीं जी, कोई अलग नहीं है। ये एक ही, ये अब साबित हो गया, ये अब तस्लीम करने लग गए हैं वो लोग भी कि मौसीकी एक्चुअली एक है, कोई ईस्टर्न वेस्टर्न नहीं है। अब मैं आखिर में आपको मिसाल दूंगा कि मैं जदीद दौर के भी सारे गुलकारों को सुनता हूँ, कोई अच्छा लगता है, आज 2024 में भी कोई अच्छा लग जाए, मैं कहूँगा यार अच्छा गाना बनाया है। बहुत सारे ये गाने आपने सुने होंगे, सोनू निगम ने बहुत अच्छे गाने गाए, के ने बहुत अच्छे गाने गाए। पाकिस्तान में कोक स्टूडियो में एक भरमार आ गई ऐसे ऐसे टैलेंट की कि बंदा, मैंने आपको यकीन करें, मैंने कोक स्टूडियो के ऐसे ऐसे गाने भी हैं जो मैंने 500 बार शायद सुने हो। 500 बार सुनना कोई आसान बात नहीं है, चाहे आप 5 साल में सुने। इसका मतलब है उस गाने में कुछ है जो मुझे बार बार मजबूर करता है, तो मौसीकी आज भी है। मैं ये कह सकता हूँ कि मिकदार, अच्छे मौसीकी की मिकदार कम हो चुकी है, लेकिन कभी कभी कोई गाना ऐसा भी आ जाता है, चाहे उस तरफ से आए चाहे इस तरफ से आए, दिलों को छू लेता है। जैसे 80 की दहाई में अखियों के झरोकों से मैंने वाह वाह वाह। ये कौन सा मौसीकार था? ये थे जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है रविंदर जैन। रविंदर जैन। अखियों के झरोकों से
जबरदस्त कहा नाबीना थे शायद। ये नाबीना जी, और ये पैदाइशी नाबीना, ये कोई बाद में नहीं हो गए। एक बंदा जिसने आंख खोली इस दुनिया में और उसने दुनिया नहीं देखी, लेकिन हमें अपनी मौसीकी की सूरत में ऐसी ऐसी खूबसूरत दुनिया की सैर कराई। उनका मज़हब और है, उनका मुल्क और है, इज्जत मैं उनकी करता हूँ। ये जी गाना इसी नाम भी यही था फिल्म का, आँखों के झरोकों से, और हेमलता ने गाया था। ये हेमलता ने गाया था। लता और लगती थी, बिल्कुल लता तो लगती थी। ये एक और कंट्रोवर्शियल स्टोरी है, लता और हेमलता, जिसका अभी मुनासिब नहीं समझता मैं जिक्र के किया जाए यहाँ पे, फिर कभी सही है। अच्छा, अब बात करते हैं मलका तरन्नुम नूरजहां की। इनके बगैर तो मौसीकी की तारीख यकीनन नामुकम्मल है। देखने में भी खूबसूरत, गला भी बहुत खूबसूरत पाया था। आप लता को ज़्यादा पसंद करते हैं या नूरजहां को? मैं पहले के दिनों में जब मुझे शौक़ हुआ था, यानी आधी मेरी मौसीकी सुनने की जो ज़िंदगी है, यानी अगर मैंने 15 साल की उम्र से शुरू करना शुरू किए, ये सुनना शुरू किया, सॉरी मैं गलत बोल गया, तो उसमें पहले तो मैं लता का दौर था, बल्कि हमें लता जी कहना चाहिए एहतराम से, लता जी का दौर। और वो तो एक शौक़ होता है। आज के नौजवान भी मौसीकी सुनते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यार ये क्या हिप हॉप सुन रहे हैं वो, ठीक है जी, रैप सुन रहे हैं। तो उस दौर में हमारा भी इसी तरह को कोई ताल्लुक़ था, क्योंकि हम भी जवान थे, तो हमें भी अपनी मर्ज़ी के ऊट पटांग गाने सुनने का भी शौक़ था। और अगर हम क्लासिकल या अच्छे गुलकारों की बात करते थे तो लता वगैरह, लता जी हमें इंस्पायर करती थी। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब मुझे थोड़ी सी मौसीकी की समझ आनी शुरू हुई कि मौसीकी असल में है क्या चीज़। तो जब मैंने नूरजहां जी को सुनना शुरू किया तो मैंने कहा यार, फिर वही मुझे निदामत हुई, और फिर मैंने उस निदामत को इस तरीके से जस्टिफाई कर दिया कि यार वो तो मेरी नासमझी की उम्र थी ना, जब समझ आई है तो पता चल गया। तो नूरजहां जी के बगैर, जैसे आपने कहा कि अगर उनका नाम निकाल दिया जाए तो बड़े सगीर की मौसीकी अधूरी है, बिल्कुल। एक पूरी वो दास्तान है, मशलेदार हैं बाकी बहुत से लोग। इवन लता जी ने खुद कहा कि नूरजहां, वाक़यात आपने सुने होंगे कि जब लता जी को पहली दफ़ा नूरजहां जी के सामने लाया गया और उन्होंने कहा तुम तो बहुत छोटी सी लड़की हो, कुछ सुनाओ, और फिर लता जी उन गाए बगाए उनसे रहनुमाई लेती रहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो नूरजहां जी का नाम बहुत बड़ा नाम है। मैं इनको मिलाऊंगा नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों बहुत बड़े हैं, लेकिन एक माइनर सी मैं नूरजहां जी को एज दूंगा, क्योंकि लता जी ने उनसे रहनुमाई ली हुई है। ये जी एज दे रहे हैं नूरजहां को लता पर, और नूरजहां में एक 2-3 खूबियां और भी थीं जो लता में नहीं थीं। नूरजहां गज़ल में बहुत आगे थी, ये फ़न लता के पास नहीं था। दूसरे, नूरजहां ने अदाकारी भी की। नूरजहां ने अदाकारी की। अच्छा, गज़ल की आप बात करते हैं, माजरत के साथ जी, गज़ल के मामले में ये मेरी सोच है, थोड़ा सा इख्तलाफ आप कर सकते हैं, मुकम्मल इख्तलाफ मुझे यकीन है आप भी नहीं करेंगे दोस्तों, आपके व्यूअर्स भी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ गज़ल की दुनिया में 5% इंडिया को मैं दे सकता हूँ, 95% हम जो है गज़ल के मालिक बैठे हैं, आप और मैं इस मिट्टी से जो है। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास मेहदी हसन, फरीदा खानम, बल्कीस खानम और गुलाम अली, मलका पुखराज, गुलाम अली, उनके पास बहुत नाम। परवेज़ मेहदी को आप सुने, मैं कहता हूँ आपने परवेज़ मेहदी को अगर सुना हो तो जी आप बैठे रह जाएंगे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। नहीं मुमताज़ साहब, क्या वजह है, इतना ज़रखेज़ मुल्क, बेहतरीन अदाकार पैदा किए हमारे पड़ोसी भारत ने, हमें अजीज़ है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बेहतरीन मौसीकार पैदा किए, ये गज़ल गाने वाले पैदा क्यों नहीं कर सके? बड़ी इसकी सिंपल सी और बेसिक रीज़न है, सबको पता है मौसीकी समझने वालों को। अच्छा, गज़ल के साथ साथ एक और चीज़ भी, इंडिया के पास आपको पता है कि रिसोर्सेज, वसाइल बहुत इस मौसीकी की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया ने बनाया कोक स्टूडियो, 3 साल तक वो लगे रहे, फ्लॉप हो गया, उन्होंने बंद कर दिया। आज 8 साल के बाद दोबारा शुरू करने की कोशिश की, इस दफ़ा फिर बनाया 2023 में, वो भी फ्लॉप हो गया। हमारे ने ग्लोबल टच हासिल किया,
हमारे एक गाने ने, पसूड़ी ने, ग्लोबल उसको रिकग्नाइज किया गया। ठीक है जी, ये जब एक टर्म्स होती है, जब एक गाने के साथ ग्लोबल लगना शुरू हो जाए ना, तो वो पूरी दुनिया का गाना बन जाता है। तो इसी तरह गज़ल की आपने बात कर रहे थे, गज़ल में सर और कोक स्टूडियो का मैंने साथ जिक्र इसलिए किया कि ये जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इनका एक ख़ास टच है, बॉलीवुड टच। ये उससे बाहर नहीं आ सकते फिल्मी मौसीकी से। गज़ल का फिल्मी मौसीकी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और ये जिस कोक स्टूडियो की बात की है, इसका भी फिल्म से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। अब वो विशाल डाडानी ने उसको डायरेक्ट किया, उस कोक स्टूडियो को, हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उससे कोक स्टूडियो नहीं बन सका, क्योंकि उनके अंदर वो फिल्मी स्टाइल जो आता है ना गानों में, उसको आवाम एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आवाम अब काफ़ी हद तक फिल्मी मौसीकी से दूसरी मौसीकी तक जा चुकी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अच्छा, आखिर में हम बात करते हैं कि हमारी नई नस्ल रफ़ी से, मन्ना डे से, मेहदी हसन से दूर क्यों है, जबकि हम जब नौजवान थे तो ये भी उतने ही पुराने थे हमारे लिए। मतलब एक 50 की फिल्म में देख रहा हूँ, 1980 में, उस वक्त हम नौजवानी का आगाज़ कर रहे थे। हमारे लिए तो बहुत बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन हम बड़े शौक़ से सुनते थे। ये नई नस्ल क्यों नहीं पसंद करती इनको? मेरे बच्चे नहीं पसंद करते, वो कहते हैं अबू आपने ये क्या पुराने गाने छेड़ दिए। ये एक हकीकत है, तारीख़ का जबर कह ले। आपको पता है कि जनरेशन्स में गैप आना एक फितरी बात है। हमारे दौर में जब हम जवान थे, लड़के थे, आपसे मेरी मुलाकात उस वक़्त भी रहती थी, उस वक़्त हमें रफ़ी मुकेश पुराने लगते थे ना, जैसे आपने ख़ुद कहा। अभी मैंने एक दफ़ा अपने बेटे, मैं कुमार सानू का गाना सुन रहा 93 का, मेरा बेटा मुझे कहता है अबू आप कितने पुराने गाने सुनते रहते हैं। मैंने कहा ये पुराने 93 का यानी हमारे लिए वो नया है, हमारे लिए वो नया है अभी ना, कि वो आज की मौसीकी में आता है। हाँ। तो फिर मुझे ख्याल आया कि वो जो हमारे 25-30 साल पुराने लोग थे, हम उनको पुराना समझते थे। ये आज से 25-30 वाले जो इनसे पहले वालों को पुराना समझ रहे हैं, उनके साथ इनका कनेक्शन नहीं है हमारे वाले पुरानों से। हाँ। आज के पुराने इनके लिए ये हैं, वो एक सदी पीछे नहीं जाना चाहते, वो वही 25-30 साल पीछे जाना चाहते हैं। तो ये फ़र्क है, हर जनरेशन जो है ना। अब मुझे ये है कि जो इनकी नेक्स्ट अगली जनरेशन होगी, यानी हमारे बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, वो क्या करेंगे, वो पुराना किसको समझेंगे। तो दोस्तों आज आपने हमारी ये छोटी सी बहस सुनी। अगर आपकी पजीराई रही, आपको हमारा ये अंदाज़ पसंद आया, तो हम गाहे गाहे मुमताज़ साहब आपको मैं बुलाऊंगा तो आप आएंगे ना? बिल्कुल आ जाए। पैसे नहीं दूंगा मैं आने जाने टीए नहीं मिलेगा, तो आपको सोबत खिलाया करें। सोबत हमारे यहाँ एक डिश है, बारीक रोटी होती है, उसको पानी में नहीं, ये लोग वाकिफ हैं सोबत से, अब वाकिफ हो चुके हैं। अच्छा, वो थाल पे खाते देखते हैं लोग, एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा जी। क्या बात है जी, ये डी खान की सोबत थी हमारे शहर की। तो दोस्तों अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।